हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर किया था रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अब हम एक आज नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है जी। बेटे थोड़ा सा निष्ठा, थोड़ा सा इधर हो जाए। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, बेटे बातें नहीं बिल्कुल। नाउ सैलरीज इनकम बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्ट करने से पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किया था कि यार एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्स पे करता है इनकम्स के ऊपर, और टैक्स किन इनकम्स पे लगेगा एक तो वो जानना है हमें, और इनकम्स को जानने से पहले उस बंदे का क्या जानना है हमें, रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रेजिडेंट्स को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? रेजिडेंट्स को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देयरफॉर हमें क्या करना है, रेजिडेंट्स हमें पता लगाना है कि हमारे देश के कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि रेजिडेंट जो है ना हमारे देश में हर तरह की इनकम पे टैक्स कहां देंगे, इंडिया में। कहीं से भी कमाओ, कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से कमाओ, न्यूजीलैंड से कमाओ, जर्मनी से कमाओ, ब्राजील से कमाओ, रशिया से कमाओ, आसमान से कमाओ या अफ्रीका से या पताल से कमाओ या कमाओ अफ्रीका के जंगलों से, टैक्स कहां देना होगा, इंडिया में। ये कौन? रेजिडेंट। बेटे रेजिडेंट जो है ना, रेजिडेंट जो है ना वो होना ही हमारे देश का गुनाह है। नहीं मतलब मेरे सेंस कुछ और है कहने का। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रेजिडेंट जो है हमारे देश में अगर तुम बन गए तो हमें टैक्स देना पड़ेगा हर तरह की इनकम पर, तुम कहीं से भी कमाओ। जबकि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में टैक्स सिर्फ तभी देता है जब इनकम कमाते हैं इंडिया से या इनकम रिसीव इंडिया में करते हैं। क्या है? कमाते हैं इंडिया से या रिसीव इंडिया में करते हैं। समझ में आ गया? ये दो इनकम्स पर। तो इसी रीजन से हम लोगों ने क्या निकाला था, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये देखो हम लोगों ने यही चैप्टर किया जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 5 डिस्कस किया था, 6 डिस्कस किया, 7 और 9। यस या नो? फिर इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकाल लिया एक इंडिविजुअल का, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि रेजिडेंट्स को हर तरह की इनकम पे टैक्स कहां देना है, इंडिया में। नॉन रेजिडेंट्स को सिर्फ जो इनकम्स एक्रूराइज इंडिया में हुई है या रिसीव इंडिया में हुई है उन्हीं इनकम्स पे टैक्स कहां जाएगा, इंडिया में, अदरवाइज नहीं जाएगा। हम किसकी बात करें? नॉन। तो बेटा ये बातें तो हो गई, चलो हमने एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया। अब क्या जानना है कि उस इंडिविजुअल की इनकम्स कितने तरह की है। अब इनकम्स होती है कितने तरह की? 5। एक होती है सैलरी, एक होती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एक होता है पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन और एक होता है अदर सोर्सेस। नाउ सैलरी कब होती है? जब हम जॉब करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कमाते हैं, सैलरी। सैलरी इनकम पर हमें क्या देना है, टैक्स देना है, हर एक इंसान को देना है। अगर मैं सैलरी कमाता हूं तो मुझे गवर्नमेंट को क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होता है? जब हम प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, जब प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, किराए पर देते हैं, वो जो रेंट आता है उस रेंटल इनकम पर हमें क्या देना है, टैक्स। उसका हेड है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा पीजीबीपी का मतलब है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आज मैं बिजनेस करता हूं या कोई प्रोफेशन रन करता हूं, बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। एक कोचिंग सेंटर भी क्या है, एक बिजनेस है। बट अगर मैं प्रोफेशन रन करता हूं, प्रोफेशन क्या है, जो आप लोग काम कर रहे हो, जो आप लोग जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, सीए के बाद आप एक प्रोफेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। समझते हो बात? प्रोफेशन प्रैक्टिस, जैसे कि डॉक्टर करते हैं वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या करता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से कमाई हुई इनकम को हम लोग कौन सी इनकम बोलते हैं, प्रोफेशनल इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम? प्रोफेशनल। और इस इनकम पे भी टैक्स कहां लगता है, कौन से हेड में लगता है, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बच्चों एक इंडिविजुअल की कितने तरह की इनकम हो सकती है, जॉब वाली इनकम, किराए वाली इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन वाली इनकम, कैपिटल गेन्स। बच्चों कैपिटल गेन्स क्या चीज है? अगर आज मैंने कोई एसेट को खरीद कर महंगे पर बेच दिया, यानी 40 लाख का एक एसेट को मैंने 60 लाख का बेच दिया, जो 20 लाख रुपए कमाए, उस इनकम पर मुझे क्या देना है, टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। और आखिरी इनकम ऐसी जिसके अंदर कोई भी ऐसा हेड जो बच गया हो इनकम, उसको हम लोग इस हेड के अंदर डाल देते हैं, अदर सोर्सेज नाम है इसका। क्या नाम है? अदर सोर्सेज। मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो सैलरी में ना आए, हाउस प्रॉपर्टी में ना आए, पीजीबीपी में ना आए, कैपिटल गेन में ना आए, वो इनकम कहां जाती है बच्चों, अदर सोर्सेज। एग्जांपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां जाएगा, अदर सोर्सेज। डिविडेंड, गिफ्ट, अगर मैं मशीनरी को किराए पर देता हूं तो
मशीनरी को, ये हाउस प्रॉपर्टी है, मशीनरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दिया तो हाउस प्रॉपर्टी, मशीनरी किराए पर दिया तो, अच्छा इसी मशीनरी को किराए पर देने का अगर बिजनेस करता हूं तो, नहीं समझे, मशीनरी को किराए पर देने, कार्स ऑन रेंट मेरा काम है, कार्स ऑन रेंट का, अगर मैं कार्स ऑन रेंट का एक काम करता हूं तो वो मेरा बिजनेस है, क्या है मेरा बिजनेस। बट अगर कार्स ऑन रेंट ओकेजनली दे देता हूं किसी को तो वो मेरी इनकम कौन सी है, अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट, अगर मैं कह रहा हूं गिफ्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बच्चों लॉटरी लग जाती है तो ये इनकम कौन सी है, अदर सोर्सेस। तुम केबीसी के शो जाते हो, वहां से कुछ जीत के आते हो, कौन सी इनकम है, अदर सोर्सेस। रिश्वत मिली है तुम्हें, क्या मिली है, रिश्वत, बुरे कर्म का ऐसे काम करने के बाद भी रिश्वत मिली है तुम्हें, और रिश्वत वाली इनकम भी कहां जाएगी, अदर सोर्स। सड़क पे पैसे मिले हैं पड़े हुए, कहां से मिले हैं, सड़क पे, ठीक है। इनकम टैक्स वालों ने पूछा कहां से आया इनकम, तुम क्या बोलोगे, अदर सोर्सेस, क्या बोलोगे, अदर सोर्सेस। ये सारी अदर सोर्सेस इनकम है, जो इनकम कहीं भी कवर नहीं वो अदर सोर्सेस में होगी। तो मैं कह सकता हूं जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्सेस है, समझ में आता है। तो इन चारों इनकम में नहीं होगे तो अदर सोर्सेज में तो जाओगे। और इन सबको टोटल को, बेटे बातें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इन सबके टोटल को हम लोग बोलते हैं जीटीआई, क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इसको बोलते हैं सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। हमारी 5 तरह की हेड्स होती हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इन सब के सम कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं जीटीआई। और हम लोग इस जीटीआई पर टैक्स देते हैं क्या, बिल्कुल सही बात, हम इस जीटीआई पे टैक्स देते हैं। इस जीटीआई में से भी क्या मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ हमें इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिए जाते हैं कि आप यहां इन्वेस्ट करो और हम आपको टैक्स का क्या देंगे, बेनिफिट। जैसे कि लोगों का आ जाता है इंश्योरेंस करा लो, क्या करा लो, इंश्योरेंस, सुना है आपने, इंश्योरेंस कराते हैं लोग, इंश्योरेंस कराते हैं लाइफ सिक्योर हो जाएगी। अरे भाई लाइफ सिक्योर होने से ज्यादा लोग टैक्स बेनिफिट की वजह से इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कराते हैं टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। इसका सेक्शन है 80C से लेकर 80U, एक पूरी लिस्ट है बच्चों। इस 80C से लेकर 80U हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बातें कि 298 सेक्शंस हैं इस इनकम टैक्स एक्ट में। कितने सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस हैं। 298 सेक्शंस हैं, हमने सारे नहीं पढ़ने, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अंदर हम लोग कुछ सेक्शंस तो इसमें कवर अप करने वाले हैं, कुछ हम लोग कर चुके हैं। ये देखो 5, 6, 7, 9। इसके अलावा जब मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सब बातों के वक्त मैंने आपको कुछ सेक्शंस करवाए थे। जैसे कि सेक्शन 2 की डेफिनेशंस डिस्कस की थी हमने कुछ, हमने सेक्शन नंबर 4 डिस्कस किया, हमने 3 डिस्कस किया, हमने इसके बाद 87A डिस्कस किया, 68 की सीरीज डिस्कस की थी, 68, 69 छापे वाले इनकम्स कहते हैं उसको। और प्रीवियस ईयर की इनकम्स पे वैसे टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में, उसके कुछ एक्सेप्शनल केस पड़े थे। अच्छा, अब कुछ नए बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने पहली बार क्लास ले रहे हैं। बेटा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या में क्या फ़र्क होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। क्या करते हैं, हम इनकम कमाते हैं। तो आपकी सोच, सर हम तो हर साल इनकम कमाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बट हम हर साल जो इनकम कमाते हैं इसकी असेसमेंट कब होती है, अगले साल। असेसमेंट का मतलब है आपकी इनकम कंप्यूट करना, टैक्स निकालना, इसको असेसमेंट बोलते हैं। ये असेसमेंट कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर करता है। कौन करता है, किसके लिए, असेसी के लिए। किसके लिए, मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। समझ में आया। असेसिंग ऑफिसर वो है जो पर्सन टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। और असेसमेंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, असेसमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और किस ईयर में ये काम करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। बच्चों ये वो ईयर है जिस ईयर में हम ITR फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का चिट्ठा, जिसमें हम लोग सारी इनकम्स दिखाते हैं, टैक्स पे करते हैं। हम लोग पिछले साल की सारी डिटेल्स हम अगले साल में देते हैं। पिछले साल की सारी डिटेल्स हम लोग अगले साल में देते हैं, ITR। समझ में आया। और वो ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा कि असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करो। असेसमेंट ईयर 2021 आपको समझना है। असेसमेंट ईयर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 1920। इसका मतलब है हमारा ईयर 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 20 तक मैंने जितनी भी इनकम्स कमाई है उसकी असेसमेंट कब होगी, अगले साल। उसके लिए हमें इनकम्स फाइंड आउट करनी है। यानी अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन बोल रहा है compute the salary for assessment year 2021, it means you have to find out for the previous year 1920. assessment year वो ठीक कह रहा है,
वो ITR वाला साल है, बट किस साल की इनकम को चेक करना है? प्रीवियस ईयर की इनकम को चेक करना है, यानी पिछले साल। समझ में आ गया? नाउ तो बच्चों डिडक्शंस मिलने के बाद जो ये इनकम आती है ना, इसको बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। नेट इनकम कह लो, टोटल इनकम कह लो, टैक्सेबल इनकम कह लो। यही वो इनकम है जिसपे हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स। और हम लोग टैक्स रेट्स पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल के, HUF के, कंपनी के, फर्म के, वो जो टैक्स रेट्स है ना, वो इस इनकम के निकालने के बाद करते हैं। टैक्स रेट्स मैंने आपको पहले ही करा दिए थे, और इसके बाद मैंने आपको क्या कराया? रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इनकम्स। अब हमने एक एक करके सारी इनकम डिस्कस करनी है बच्चों, जिसके में से आज पहला हेड जो हम लोग करने जा रहे हैं विच इज सैलरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट हेड। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बीकॉम के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर बीकॉम में अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो भी सैलरी जो चैप्टर है 10 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन यही आता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिर्फ चीज़ें ये हैं कि कुछ लिमिट्स होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी। मैं याद करवाऊंगा क्लास में, बार बार पूछ के डिस्कस करूंगा, बार बार पूछूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, और कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको रिटेन हो जाए। बट दिक्कत क्या है? सिर्फ कोर्स के टाइम तक नहीं, सिर्फ मेरे टाइम तक नहीं, आपको उन 6 महीने जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो टाइम बचता है, उस टाइम तक भी रिटेन करके रखना है, तभी आपके मार्क्स होंगे। समझ में आ गया? हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी। राइट डाउन हेडिंग, इनकम अंडर द हेड सैलरी। बच्चों हम इस सैलरी चैप्टर में, मेरे को आदत है मैं सारे सेक्शंस एक बार रिपीट कराता हूं। तो सैलरी चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 तक, सिर्फ 15 से लेकर 17 तक। बट देखने में जितने छोटे लग रहे हैं ना, ये उतने छोटे हैं नहीं, इसमें बहुत कुछ है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ना सिर्फ क्या है? 15, 16 और 17। ठीक है बेटा? तो सैलरी चैप्टर हमारे कोर्स का, अगर आप कहोगे सर DT के कोर्स का सबसे लेंदी चैप्टर, तो मैंने आपको शुरुआत में जो कंटेंट लिखवाया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने उस वीडियोस में भी, अब जो बच्चों को भेजूंगा आगे की वीडियोस में मिलेगा आपको, तो जो टैक्स का जो कंटेंट लिखवाया, उन चैप्टर में मैंने आपको मार्क करवाया था 3 सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर हैं। अच्छा, सैलरी, PGBP और कैपिटल गेन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर हैं। बट देखो, अगर आप चीज़ों को इंजॉय करके और समझने के लिए और कंसल्टेंसी के पर्पस के लिए समझो ना, तो बहुत कुछ है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है जी, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17। हम लोगों ने अभी तक जो किया वो सिर्फ एक रेजिडेंशियल स्टेटस किया है, सेक्शन 6 से लेकर 9, इसके अलावा 5 किया था, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का था। अब हम पढ़ रहे हैं सैलरी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका एक बेसिस चाहिए कि हम लोग किस बेसिस पर उन इनकम्स पे क्या लगा रहे हैं? टैक्स। जैसे इनकम्स पर टैक्स लगाते हैं बिकॉज हमारे सेक्शन 4 कहता है। कौन कहता है? सेक्शन 4, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? अब जो बच्चे आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बातें हम लोग पहले करा चुका हूं मैं। ठीक है, सेक्शन 4 बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है किस बेसिस पर हम चार्ज लगा रहे हैं, किस बेसिस पर हम लोग चार्ज लगा रहे हैं। किस पर चार्ज लगा रहे हैं हम? सैलरी इनकम पर, सॉरी इनकम्स के ऊपर। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? सैलरी चैप्टर। अब आपको ये पढ़ना है, सर आप सैलरी इनकम पर चार्ज क्यों लगा रहे हो? तो ये बात भी तो कहीं लिखी होगी। हाँ बेटा, बिल्कुल लिखी हुई है। ये बात हम लोग पढ़ने हैं जा रहे हैं सेक्शन नंबर 15 में। कहां पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन नंबर 15 में। राइट डाउन बच्चों, सेक्शन नंबर 15 विच इज बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 15 विच इज बेसिस ऑफ चार्ज। तो कोई पूछे सर सैलरी पर टैक्स क्यों लगाते हैं, मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस
विच एवर इज अर्लियर, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। या तो सैलरी मिल गई या सैलरी ड्यू हो गई, मिल गई या ड्यू हो गई, रिसिप्ट बेसिस या ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। अब ये देखेंगे, मैं एक एग्जांपल के साथ देता हूं, ये देखो, मान लेते हैं आपकी जो सैलरी है इज ड्यू ऑन, ड्यू डेट क्या होती है वैसे आपने कभी देखा? ड्यू डेट जनरली क्या होती है? महीने की आखिरी तारीख होती है। ड्यू होती है महीने की आखिरी तारीख। हर एम्प्लॉय को जब जॉब ज्वाइन करते हैं ना, उसको बता दिया जाता है तेरी महीने की सैलरी देंगे हम लोग, किस डेट तक देंगे उसको बोलते हैं ड्यू। एक्रू हो गई उस डेट से, उस डेट से वो पैसा ड्यू हो गया, हमने देना है तेरे को ये पैसा। बट वो जो पैसा देते हैं क्या वो उसी वक्त दे देते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं रिसिप्ट डेट। जिस डेट पे वो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट डेट। तो एक हर कंपनी की जब जॉब वो सैलरी पर, जब मतलब आप जॉब पे रखते हैं आपको, तो वो आपको एक सैलरी देने की बात करते हैं। एक होती है ड्यू डेट और एक होती है रिसिप्ट डेट। सैलरी इज ड्यू ऑन, मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, मान लो सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख आपकी सैलरी क्या हो जाती है? ड्यू हो जाती है। ये कंपनी की पॉलिसी है। सैलरी रिसिप्ट डेट दी हुई है इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी भी सैलरी जो रिसिप्ट डेट होती होगी वो या तो 1 तारीख होती होगी या 4 तारीख या 6 तारीख या 7 तारीख, कुछ ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज में 7th होती है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर ऐसा हो तो आपको पता लगाना है टैक्सेबल कैसे होता है। ये देखो कौन कौन सी सैलरी कब टैक्सेबल हो रही है। ये देखो, मान लो मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2019 की। इस अप्रैल 2019 की एक तो होती होगी ड्यू डेट, एक तो क्या होती होगी? ड्यू डेट, और एक इसकी क्या होती होगी? रिसिप्ट डेट, और एक इसकी क्या होती होगी? टैक्सेबल डेट, कब टैक्सेबल हो रही है। और मैंने सेक्शन 15 के हिसाब से क्या बताया? सैलरी कब टैक्सेबल होगी? या तो ड्यू बेसिस पर या रिसिप्ट बेसिस पर। अभी देखो अप्रैल 2019 की सैलरी, मान लो तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, ठीक है, वो ड्यू हो गई। मैंने क्या लिखवाया? कंपनी के क्या रूल्स हैं? लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को ड्यू कर दिया करेंगे। मतलब हम लोग इस डेट तक तेरी सैलरी देंगे, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। 30th अप्रैल क्या हो गई मेरी? ड्यू डेट। बताओ समझ में आया? रिसिप्ट डेट क्या है? 7th मई। बेटा समझ में आया? ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल। रिसिप्ट डेट क्या है? 7th मई। 7th मई क्यों बोला? सैलरी रिसिप्ट डेट इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मिलेगी मुझे 7 मई को। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला? टैक्सेबल कैसे करेंगे? ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या अर्लियर है बच्चों? 30th अप्रैल। क्या अर्लियर है? 30th अप्रैल। इसी तरीके से मई 2019 की सैलरी ड्यू कब होगी बताओ? 31st मई। रिसीव कब हो रही है? 7th जून, विच एवर इज अर्लियर? 31st मई। इसी तरीके से पूरे साल ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखो, मार्च मंथ की सैलरी की बात करें तो मार्च 2020 की सैलरी 31st मार्च को ड्यू हो जाया करेगी, और रिसिप्ट जो होगा वो 7th अप्रैल है। बट विच एवर इज अर्लियर के लॉ की वजह से 31st मार्च को ही क्या हो जाएगी? सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया पूरे साल की सैलरी। कौन सा साल? हम कौन सा साल की बात कर रहे हैं? 2019-20 की जो सैलरी है ना, इस 2019-20 में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अप्रैल 19 की सैलरी ड्यू कब हो रही है? 30th अप्रैल 19। रिसिप्ट हो रही है 7 में, विच एवर इज अर्लियर? 30th अप्रैल। मई 2019 की सैलरी ड्यू कब हो रही है? 31st में। रिसीव कब हो रही है? 7 जून, विच एवर इज अर्लियर? 31st में। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो ये आ रहा है 31st मार्च। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल के 12 महीनों की सैलरी इन्हीं 12 महीनों के अंदर ही क्या हो रहा है? टैक्सेबल। तो यानी पूरे 12 महीने टैक्सेबल हो रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, जो आ भी रही होगी, सर ये तो ऑब्वियस है कि ड्यू ही हमेशा पहले आएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? आप तो बोलो सर आपने ये क्यों लिखा? ड्यू और रिसिप्ट लिखने की क्या जरूरत है? लॉ ऐसा क्यों बना? हमेशा ड्यू ही पहले आएगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने सैलरी एडवांस में ले ली तो
होता है ना, कंपनी से आप रिक्वेस्ट करते हो मुझे, आपने किसी ने बोला कि जिसकी जॉब लगी है, मेरी शादी है, ठीक है, अब शादी है तो मुझे पैसे चाहिए तो आपने क्या बोला, मेरे को एडवांस सैलरी दे दो। क्या दे दो? एडवांस में दे दो सैलरी। उन्होंने आपको 2 महीने का एडवांस दे दिया। कितने महीने का? 2 महीने का। आपको पैसों की जरूरत थी, उन्होंने 2 महीने का एडवांस दे दिया। मान लो अप्रैल मंथ की सैलरी और मई मंथ की सैलरी जो अगले वाला, वो उन्होंने आपको मार्च में दे दिया, तो क्या होता? ये देखो, इफ मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। इफ सैलरी ऑफ अप्रैल, बेटा यहां पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आगे के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इफ सैलरी ऑफ अप्रैल 2020 एंड मई 2020 is received in March 2020, तो क्या करें? आओ जरा देखें। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो? अच्छा खासा चल रहा था, मार्च मंथ की सैलरी तो 31 मार्च और 7 अप्रैल विच इज अर्लियर 31 मार्च हो गया, बट अप्रैल 2020 और मई 2020 की सैलरी भी अगर मैंने मार्च में मंगवा ली तो बेटा रिसिप्ट डेट पहले आ जाएगी। बताओ यस और नो? आओ जरा देखें कैसे। अप्रैल 2020, बेटा दिख रहा है सबको? हाँ जी पीछे। अप्रैल 2020 की सैलरी ड्यू कब होगी? 30th अप्रैल। रिसीव कब होगी? 31st मार्च। 7th नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्च में रिसीव कर ली थी एडवांस, तो 30th अप्रैल या 31st मार्च, विच एवर इज अर्लियर, 31st मार्च। मई 2020 की सैलरी कब ड्यू हुई? 31st मई। रिसीव कब हुई? 31st मार्च, विच एवर इज अर्लियर, 31st मार्च। इस तरीके से देखा जाए साल के 12 महीने होते हैं, बट इन 12 महीनों में आपको 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो गई है। कितने महीने की? 14 महीनों की। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगले साल फिर 12 महीनों की सैलरी टैक्सेबल होगी? अगले साल कितने महीनों की होगी? 10 महीनों की। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सैलरी टैक्सेबल हो चुकी है रिसिप्ट बेसिस पर, तो दोबारा वो टैक्सेबल नहीं होगी जब वो ड्यू होगी। ये वाले वर्ड समझ में आए? अगर वो सैलरी टैक्सेबल हो चुकी है रिसिप्ट बेसिस पर, तो वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी जब वो ड्यू होगी, क्योंकि टैक्सेबल हो चुकी है। समझ में आया? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सैलरी 14 महीने की टैक्सेबल हो गई है। तो सर मार्च 2019 नहीं आएगा वहां पे? कहां बच्चे? रिसीव हुई है मार्च 2019। नहीं माँ 2020 लिखा है बेटे, फाइनेंशियल ईयर 1920, हम प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये मार्च 2020 ही है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो अप्रैल और मई की सैलरी है ना, वो तुमने मार्च में ले ली है। मैं ईयर का एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, तू ईयर का एडवांस सोच रहा है शायद, है ना। मैं मंथ का एडवांस की बात, एडवांस तो एडवांस होता है ना, चाहे मंथ का एडवांस क्यों ना हो। समझ में आ गया? मैंने बोला अगर सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसिप्ट बेसिस देन इट कैनॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट बिकम्स ड्यू। तो एक बार ये टैक्स लग गया रिसिप्ट बेसिस पे, तो उसको दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब वो ड्यू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 19-20 में 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हुई है, तो 20-21 में 10 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। ये बात समझ में आ गई है सबको? पक्की बात है?
ठीक है। अच्छा, सैलरी आपको 12 महीने की ही निकालनी थी, बट टैक्सेबल कितने महीनों की होगी? 10 महीनों की, क्योंकि 14 महीनों की ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है। अच्छा, दिक्कत तब आती है जब सैलरी की जो ड्यू डेट हो वो 30 तारीख ना होकर, यानी लास्ट डेट ना होकर अगले महीने की पहली या दूसरी तारीख होती। सोचना, इमेजिन करना, मैंने अभी अभी जॉब ज्वाइन करी है, मान लो अप्रैल में, नहीं मैंने, अब मैं पूरा बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अप्रैल मंथ में मैंने जॉब ज्वाइन करी, ठीक है। तो अप्रैल की अगर मैं ये बोल दूं, यहां पे मैं एग्जांपल ये वाला भी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल 2, मैंने बोला सैलरी जो ड्यू हो रही है ना, सैलरी इज ड्यू ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। बाकी सब कुछ सेम है, सैलरी की ड्यू डेट मैंने क्या कर दी है? 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अब क्या करें? ये देखो, ये हो गई ड्यू डेट, ये हो गई रिसिप्ट, और ये क्या हो गई? टैक्सेबल, ठीक है। अब अगर अप्रैल 2019 की सैलरी की बात करें तो ड्यू कब होगी? 1st मई। रिसिप्ट कब होगी? 7th मई, विच एवर इज अर्लियर, 1st मई। इसी तरीके से मई 2019 की सैलरी 1st जून, 7 जून, विच एवर इज अर्लियर, 1st जून। नहीं, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन से मंथ में आएगी? आखिरी वाले महीने में। मैंने कहा जॉब मैंने ज्वाइन ही अप्रैल में करी है, इस बात को मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले, फिर बोलना। मैंने कहा मैंने जॉब ही कब ज्वाइन करी है? अप्रैल में। यार कभी ना कभी तो जॉब की शुरुआत करूंगा ही ना, तो मैंने अप्रैल मंथ में जॉब ज्वाइन करी है, या मई मंथ में भी करी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मई मंथ में तो मई मंथ से करता, तब भी एक महीना कम होता। मई अप्रैल इस तरीके से करता, तो मार्च 2020 की सैलरी की बात करता, तो ड्यू कब होती? 1st अप्रैल। रिसीव कब हो रही है? 7th अप्रैल। विच एवर इज अर्लियर, 1st अप्रैल। बेटा ये जो 1st अप्रैल 2020 है, ये तो अगला साल नहीं हो गया? तो इस साल कितने महीनों की सैलरी टैक्सेबल हुई है? 11 मंथ्स की सैलरी टैक्सेबल हुई है। बताओ, समझ में आया? दिक्कत क्या हो गई? आपकी सिर्फ इस साल में 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल हुई है। दिक्कत ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं टैक्स कम लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जॉब कंटिन्यू चलती रहे तो अगले साल से 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। कैसे? मार्च मंथ की सैलरी चलेगी टैक्सेबल कब? अप्रैल में, और अप्रैल मई जून ऐसे ही 11 महीने, और तो 1 और 11 कितने हो गए? 12 महीने। यानी अगले साल से जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे जॉब, तो आगे से सैलरी जो है पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। बट पहले साल जब मैं जॉब ज्वाइन करूंगा तो मेरे को सैलरी टैक्सेबल क्या हो रही है? कम महीनों की हो रही है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही फायदा हो गया। नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ। जब आप जॉब छोड़ोगे तब सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, होनी तो है, बट थोड़ा सा इलॉजिकल है कि यार हम लोग ड्यू डेट ऐसी रखी क्यों रहे हैं? ड्यू डेट ऐसी होती नहीं, इसलिए ड्यू डेट कभी 1st नहीं होती। ड्यू डेट बोल रहा हूं, रिसिप्ट डेट नहीं। ड्यू डेट हमेशा क्या होता है? महीने की आखिरी तारीख, या फिर महीने का आखिरी हफ्ता। महीने का आखिरी हफ्ता, जैसे कोई कहता है 25 तारीख ड्यू डेट रखता है, 30 तारीख रखता है, 26, बट कभी भी अगले महीने की शुरुआत नहीं रखता ड्यू डेट। समझ में आया? कोई लॉजिक भी नहीं बनता अगले महीने के ड्यू डेट का मतलब। इस महीने का ही एंड तक रख लेता है, कोई भी आखिरी हफ्ता रख लो। समझ में आया ये? अगर 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो गई तो अगले साल पूरे 12 महीने की होगी। कैसे? ये मार्च वाला अप्रैल में चला गया तो अप्रैल 2020 वाली सैलरी टैक्सेबल हो गई, और अप्रैल मई जून ऐसे ही 11 महीने और, तो 1 और 11 12 हो गए, तो 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी हर साल, एवरी ईयर। समझ में आ गया? तो ये जो केस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज, जहां कहा जाता है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। या तो ड्यू पहले आ जाए या रिसिप्ट डेट पहले आ जाए, दोनों में से जो भी पहले आ जाए उस बेसिस पे हम लोग सैलरी को टैक्सेबल कर देते हैं। अब मैंने ना आपको नोट्स दिए हैं, बट इन नोट्स के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं दिया, क्योंकि बुक जो है अगली क्लास तक मिल जाएगी आपको, इसलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं दिया मैंने। इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन दिए ताकि हम लोग आज और अगली क्लास में बाय चांस अगर नहीं हो पाया तो तब तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हों कि हम लोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, सारे के सारे पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं पेज नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये मतलब बुक का पेज नंबर 46 है। मिस्टर अजय इज एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। What will be his gross salary in the following situations for the assessment year 2021? बेटा यही क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, बस देखना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला, if the salary is due on last date of the month but is paid on the 7th of next month, 5,000 महीना तो 12 महीनों की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी ना इसी साल। यही केस बनेगा, बताओ यस या नो?
तो 12 इंटू 5 हो गए 60,000 रुपये, पूरे 60,000 रुपये इस साल सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट देखो, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड इज पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये वाला, तो 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 11 महीने इंटू 5,000 यानी 55,000। समझ में आ गया? लास्ट वाला देखो, if he is paid the salary of April 2020 and May 20 in advance of March 2020, यानी अप्रैल और मई की सैलरी मार्च में मिल जाए तो 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, ये assumption से, इस assumption से कि इस वाले केस में 2 महीने का एडवांस आया, अगर इस वाले केस में 2 महीने का एडवांस आएगा तो 11 की जगह 13 महीने हो जाए। एडवांस तो पहले आ गया, वो 2 महीने की तो सैलरी टैक्सेबल होगी, तो 11 ये हो गया और 2 महीने वो हो गया। ठीक है, बट हम लोग यही एग्जांपल देके चल रहे हैं कि इस वाले बेसिस में 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल, इसलिए आंसर 5,000 इंटू 14 यानी 70,000 दिया हुआ है। तो आपका वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ध्यान से पढ़ो। आपका ए पार्ट का आंसर 60, बी पार्ट का 55 और सी पार्ट का 70। कैसे आ रहा है? समझ में आ गया सबको? क्या लगाया हम लोगों ने इसमें? सेक्शन नंबर 15, और सेक्शन 15 क्या बोलता है? सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज बेसिस ऑफ चार्ज। बच्चों क्वेश्चन क्या है? इनकम टैक्स का बेसिस, इनकम्स का बेसिस चार्ज क्या है? इनकम्स के ऊपर टैक्स क्यों लगाया जाता है? कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 4 में। अगर कोई बोलता है इनकम्स के ऊपर टैक्स कहां लगता है, ये कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 4 में लिखा है। और अगर आप मुझसे पूछो कि सैलरी की इनकम पर टैक्स क्यों लगता है, मैं बोलूंगा सेक्शन नंबर 15। सर इनकम टैक्स एक्ट आया कहां से? तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246, शेड्यूल 7, एंट्री नंबर 82। बेटे ये बातें हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है। मैंने आपको जीएसटी की जब इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं आपको संविधान की इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर कानून, बेटा कानून का माई बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माई बाप है भाई साहब, जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रणाम करता है भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन ही जो चीज बन गई है वो आपके लिए कानून है, पूरे देश के लिए कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही कानून बनाने का ओरिजिन है। ओरिजिन समझते हो कि कोई भी अगर कानून बनाने की क्षमता है हमारे पास, वो पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। वो पावर होती ही नहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होता। और आपको तो पता है हम लोग 26 जनवरी क्यों बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए तो बनाते हैं। कहीं आपको सोचा आज़ादी का दिन है, कई लोगों के दिमाग में होता आज़ादी, होए आज़ादी आई थी हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, इस डेट पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने, तो उन्होंने जब ये चीज़ बताई, सबके सामने रखी, तो सबने अप्रिशिएट किया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब सबके सामने आया तो पता चला कि आज किस गवर्नमेंट ऑफिसर के पास क्या पावर है। प्राइम मिनिस्टर की पावर भी वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, सारी पावर्स वहीं मेंशन है। एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय, मतलब कोई भी, मतलब गवर्नमेंट के लेवल क्या, हर चीज़ की पावर कहाँ दी गई है? कानून बनाने की पावर वहाँ पे। हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के वक्त। ठीक है, बट ये बात समझ में आ गई है? नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ूँ? अब हम लोग देखना चाहते हैं सर आप बता दो इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। तो अब हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं कि पूरा कंटेंट इसके अंदर क्या क्या है। सो मैं इसको रब करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक पे से। इसमें से बहुत सारे नाम आप लोग जानते होंगे। ठीक है, डिस्कशन हम लोग हर टॉपिक पे करेंगे। डीएनएस अलाउंस, जिसको हम लोग डीए भी बोलते हैं।
नोट करना बेटा स्टार्ट करो साथ साथ। ये पूरा हमारा फॉर्मेट है जो हम लोगों ने करना है, ठीक है। सैलरी चैप्टर का अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
तो मैंने कुछ मार्क करवाया ऊपर, मैंने लिखा बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस। ये 4 जो चीज़ें पढ़नी है ना हमने, ये फुली टैक्सेबल होती हैं। फुली टैक्सेबल मतलब इस पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपए की भी एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन समझते हो? ऐसा इनकम जो एग्जेम्प्ट है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, हम उसको एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। जिस पे टैक्स नहीं लगता हम उसको क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट। और ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगता है हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल। समझ में आ गया? मैंने बोला ये 4 जो है ना फुली टैक्सेबल है, इसका मतलब इन पे 1 रुपए की भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बट इसका मतलब ये भी है कि इन बाकियों में से, इनकम में से कुछ ना कुछ क्या होती होंगी? एग्जेम्पशन। समझ में आया मेरी बात? मैंने बोला अगर ये 4 फुली टैक्सेबल लिख रहा हूं, इसका मतलब ये भी है कि बाकियों में से कुछ ना कुछ क्या होती होगी? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब ऐसा पार्ट ऑफ इनकम जो एग्जेम्प्ट है, जिस पे हमें टैक्स नहीं देना। इसके अलावा ये 5 मैंने मार्क कराए अलग से। और पता है ये क्या चीजें? 5 रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। क्या ये चीजों? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये वो चीजें हैं जो आपको जनरली जॉब ओवर होने के बाद मिलते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी, जैसे कि पेंशन, जैसे कि लीव सैलरी, छुट्टियां जो आपने नहीं ली, जो छुट्टियां आपने नहीं ली बट कंपनी ने अपनी तरफ से क्या दी थी? छुट्टियां दी थी कि आप 1 महीने में 2 छुट्टियां ले सकते हो, उसको बोलते हैं पेड लीव्स। क्या बोलते हैं? पेड लीव्स। और वो 2 छुट्टियां आपने नहीं ली, पूरे साल हो गया, तो 24 छुट्टियां हो गई हैं। उस 24 छुट्टियों का आपको एक साथ क्या दे दिया गया? पैसा दे दिया गया। उसको बोलते हैं लीव सैलरी। क्या बोलते हैं? लीव सैलरी। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, जब आपको कंपनी वाले धक्के मार के कंपनी से निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रेंच कर दिया। क्या कर दिया? रिट्रेंच। और उसके लिए क्या देते हैं? वो कॉम्पेंसेशन देते हैं कि भाई ठीक है धक्के तो मार रहे हैं, बट अब देखो इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए उस बंदे के साथ, कुछ आगे कुछ भी नहीं है उसके पास, हाथ में पैसा नहीं है, तो इसलिए उसको क्या दिया जाता है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, जो एम्प्लॉइज वॉलंटरली रिटायर होते हैं। वॉलंटरली समझते हो? जहां खुद की अपनी मर्जी से रिटायर होते हो। ये तो कंपनी की मर्जी थी, यहां पे आपकी खुद की मर्जी है, तो उस मर्जी से निकालते हो तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। हम लोग अभी, मैं ब्रीफ डिस्कशन में अंदर नहीं जा रहा हूं इस टॉपिक के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। परक्विजिट्स क्या होती हैं? फैसिलिटीज। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज देती हैं, जैसे गूगल इज कॉल्ड एज बेस्ट एम्प्लॉयर ऑल ओवर वर्ल्ड। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट एम्प्लॉयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? परक्विजिट्स देते हैं, फैसिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्क्स। ठीक है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो हम लोगों ने ये सब बातें पढ़नी है। ठीक है। अभी एक एक करके सब पॉइंट पे, सब पे डिस्कशन होनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं है हमने। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्रॉस। इस ग्रॉस पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16। बच्चों ये जो सेक्शन 16 की डिडक्शन है, ये 80C to 80U से डिफरेंट है। पहली बात, सैलरी इनकम पे अगर हमें डिडक्शन मिल रही है सिर्फ सैलरी की इनकम पे ही, तो वो सेक्शन 16 होती है। बट अगर सारी इनकम पे डिडक्शन मिल रही है तो उसको 80C to 80U बोलते हैं। जैसे हम लोग सैलरी इनकम पे डिडक्शन पढ़ रहे हैं ना सेक्शन नंबर 16, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 24। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 24, जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऐसे ही पीजीबीपी में 30 से लेके 37 तक की डिडक्शन ही डिडक्शन है। ऐसे ही कैपिटल गेन में 54 है और अदर सोर्सेज में 59 है। तो हम लोग वहां तक पॉइंट्स में पहुंचेंगे, बट अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कि सैलरी की डिडक्शन कौन सी है। ये है सैलरी की डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। समझ में आ गया? पढ़ेंगे क्या होता है ये। हाँ, ये बात तो पक्की है कि ये माइनस में ही होगी, तो इनकम में से अमाउंट माइनस हो जाएगा तो ये अमाउंट कम हो जाएगा। यस या नो? फिर इस इनकम के अंदर हम लोग बाकी के हेड्स ऑफ इनकम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बेटा ये तो मैंने निकाल ली सैलरी। ऐसे ही जब हम चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ आपको बाकी के चैप्टर के क्या करने होंगे? हेडिंग्स ऐड करने होंगे। ऐसे ही समझ में आ गया? जैसे अगर मैं मान लो मैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? हाउस प्रॉपर्टी की डिस्कशन पूरी करूंगा और उसके अंदर क्या ऐड करके दिखा दूंगा? सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। जब मैं पीजीबीपी कराऊंगा तो पीजीबीपी का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और फिर बाकी के हेड्स का क्या कर दूंगा? सिर्फ वहाँ पे लिख दूंगा समराइज्ड की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है पीजी, क्योंकि मैं वो सब चैप्टर्स करा चुका हूँगा तब तक। समझ में आ गया? ये क्या आ गया? हमारा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम पे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U मिलता है, जिसको हम चैप्टर 6A भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर 6A। इनकम टैक्स लॉ चैप्टर्स में बटा हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, कुछ सेक्शन चैप्टर 1 में आते हैं, कुछ सेक्शन चैप्टर 2 में आते हैं, कुछ सेक्शन चैप्टर 3 में आते हैं। ऐसे ही 80C to 80U का नाम फेमस 80C to 80U से ज़्यादा चैप्टर 6A फेमस हुआ है। तो हम लोगों ने अब वही नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा MCQs बन चुका है। CS के एग्जाम में एक बार आया था MCQs की डिडक्शंस 80C to 80U का दूसरा नाम क्या है?
ऑप्शन आया ए बी, अब किसी को जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, ठीक है, बट आंसर बहुत सिंपल था 6A। क्या नाम है? 6A। हम इसको दूसरा चैप्टर 6A भी बोलते हैं। समझ में आ गया? बट प्लीज़ ये 6A कहीं आप लोग चैप्टर निकालने लग जाओ, ये उसके कोर्स के चैप्टर की बात नहीं हो रही है, ये कानून के चैप्टर की बात हो रही है। समझ में आ गया? नाउ इसको बोलते हैं नेट इनकम। जिस इनकम पे हमें टैक्स देना है बच्चों गवर्नमेंट को, ये है वो इनकम जिस पे हम टैक्स देना है। समझ में आ गया? तो हम एक एक करके सारे कंटेंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक पे। सो राइट डाउन हेडिंग बेसिक पे। अंडर दिस it is a fixed payment given by employer to employee for his oblique her services, for his oblique her services। ठीक है जी, जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं उसके लिए एक ये बेसिक पेमेंट। बेटा अगर ये बेसिक पे नहीं मिला ना तो जॉब नहीं करोगे आप। कोई भी एम्प्लॉई कंपनी में कमीशन के लिए काम नहीं करता, कोई भी एम्प्लॉई कंपनी में सिर्फ बोनस पाने के लिए काम नहीं करता, कोई भी एम्प्लॉई कंपनी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करता या परक्विजिट्स के लिए काम नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक पे। कह रहा है सर आप दोगे क्या? कैश। समझ रहे हो? एक फिक्स पेमेंट तो दो, जिसकी शुरुआत होती है उसको बोलते हैं क्या? बेसिक पे। शुरुआत अमाउंट 15,000 20,000 कुछ तो फिक्स कर दो, उसको बोलते हैं बेसिक पे। समझ में आ गया? तो इट इज अ फिक्स पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर हिज और हर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के लिए। फुल स्टॉप। इट इज फुली टैक्सेबल, इट इज फुली टैक्सेबल। अब देखो बेसिक पे के बारे में आपको पता है, गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जब आप कभी देखो उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ना एक न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें ना बेसिक पे लिखी होती है। और बेसिक पे कुछ ऐसे होती है, ये देखो 10,000-200, 12,000-500-15,000। कभी देखा ऐसा कोई स्केल देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा कभी? कभी ऐसा सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। इसको बोलते हैं ग्रेड स्केल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेड स्केल। ये ग्रेड स्केल कह लो या ग्रेड पे कह लो, ग्रेड पे। एक ग्रेड, एक जॉब होती है ना जब आपकी, तो स्टार्टिंग के वो बेसिक बताते हैं कि आपका बेसिक ये होगा। इसका मतलब क्या है? जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपए महीना। पूरी 1 साल की मेहनत के बाद आपकी 200 रुपए की क्या कर दी जाएगी? इंक्रीमेंट। आपको लगता है ये प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता होगा? प्राइवेट जॉब में तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट होता है। प्राइवेट जॉब ऐसे इंक्रीमेंट कभी नहीं करता, पहले ही बता देगा 200 रुपए बढ़ेगा, वो कभी नहीं बताता ऐसे। ठीक है, कौन बताता है ये चीज? गवर्नमेंट जॉब्स। क्या बताती हैं? कि गवर्नमेंट जॉब्स ये बताती हैं कि आपकी सैलरी आपकी ज्वाइनिंग पर कितनी होगी? 10,000 रुपए महीना। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद 200 रुपए बढ़ जाएगा। तो यानी अगले साल कितनी हो जाएगी? 10,200। उसके अगले साल 10,400, उसके अगले साल 600, फिर 800, फिर 1000 यानी 11,000, फिर 11,200, 11,400, 11,600, 11,800 और 11,800 के बाद 12,000। पहुंच गए 12,000 पर। अब 12,000 होने के बाद आपकी इंक्रीमेंट 500 रुपए की होगी। कितने रुपए की होगी? तो यानी अगली सैलरी क्या होगी अगले साल से? 12,500। उसके बाद 13,000, फिर इसके बाद 13,500, फिर इसके बाद 14, 14.5 और 15। कई बार ग्रेड लंबे भी होते हैं, जैसे 500 के अलावा अगली बार का इंक्रीमेंट 1000 लिख दिया। यानी ये सब चीजें क्या कर दी जाती हैं? फिक्स कर दी जाती हैं। उसको बोलते हैं ग्रेड स्केल। क्या बोलते हैं? ग्रेड स्केल। आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हम लोग अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे जो मैं बताने वाला हूं। इसका एक बेसिक पार्ट कर रहे हैं हम, एक पार्ट, अभी एक हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है सैलरी, अभी हम एक हिस्सा कर रहे हैं जिसकी शुरुआत इस टॉपिक से हो सकती है। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है कि मिस्टर एक्स who was earning a basic pay of like this, इस तरीके से।
आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी 2019-20 में। आपको दे दी गई है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या दे दी गई है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि कब उसने जॉब ज्वाइन करी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल ईयर इंक्रीमेंट होगा या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 1 साल का इंक्रीमेंट होगा? होना क्या चाहिए तुम्हारे लिए लॉजिकली? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल ईयर इंक्रीमेंट होता तो मैं तो 31 मार्च को जॉब ज्वाइन करता, अगले 1 दिन के बाद ही इंक्रीमेंट, है ना? ऐसा नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं है। कौन सी इंक्रीमेंट है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल के बाद ही इंक्रीमेंट मिलेगी। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अरोड़ा joins the service in the grade of 12,000-300-13800-400-17800। कब ज्वाइन किया बेटा? 1 जून 2009 को। कंप्यूट बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आपको बेसिक सैलरी निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। आपको सर बड़ा आसान है, 10,000 12,000 दिया हुआ है इंटू 12। नहीं बेटा, बट वो 12,000 डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है ना, वो उस डेट से 12,000 है। हमें कहां पे पहुंचना है? असेसमेंट ईयर 2021 यानी प्रीवियस ईयर 1920 पे पहुंचना है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो राइट डाउन हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस बेसिक सैलरी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर अरोड़ा। हाँ जी, कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं प्लीज लिख लेना। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है? फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब ये देखेंगे, बेसिक पे का ग्रेड स्केल आपको दिया हुआ है, मैं यहां लिख दूंगा कितना दिया हुआ है, 12,000-300-13800-400-17800 और आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिया हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 1 जून 2009। अब यहां पे देखो, हमें 1 जून 2009 की सैलरी तो पता है, कितनी सैलरी होगी? 12,000 रुपये महीना। 1 जून 2009 से लेकर 31 मई 2010 कितनी सैलरी रहेगी? 12,000 रुपये महीना। यस या नो? फिर इसके बाद 1 जून 2010 से लेकर 31 मई 2011 कितनी हो जाएगी? 300 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12,300 रुपये महीना। फिर 1 जून 11 से लेकर 31 मई 2012 12,600 रुपये महीना। 12 से लेके 13 ये हो जाएगा 12,900 रुपये महीना। 13 से लेके 14 ये हो जाएगा 13,200 रुपये महीना। 14 to 15 13,500 पर मंथ। 15 to 16 13,800 पर मंथ। आपको पता चल रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इतना लंबा क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे कहाँ तक पहुँचना है? मुझे कहाँ पहुँचना है? प्रीवियस ईयर 1920 में पहुँचना है। प्रीवियस ईयर 1920। और मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, 15 से लेकर 16। मुझे 19-20 में देखना है सैलरी कितनी होगी, ठीक है? तो 16 से 17, अब बताओ 13,800 आ गया ना बेटा? इसके बाद कितने की इंक्रीमेंट होगी? 400 रुपए की। तो 13,800 में 400 रुपए ऐड कर दो। उसके बाद 17 से 18 14,600। इसके बाद 18 से 19 15,000 और फिर 19 से 20 15,400। ये देखो
मैं थोड़ा सा अब इसको खोल देता हूँ यहाँ पर। 1 जून 2018, 1 जून 2019, 31 मई 2019 और 31 मई 2020। अब आप बताना मेरे को फाइंड आउट क्या करना है। असेसमेंट ईयर 20-21 की सैलरी, असेसमेंट ईयर 20-21 की सैलरी। और ये कौन से ईयर की है? ये अभी कहाँ तक निकाल लिया हम लोग ने? प्रीवियस ईयर 19-20 तक निकाल लिया। बट बेटा एक मिनट ध्यान देखना, ये डेट्स देख रहे हो? क्या ये डेट्स वही डेट्स हैं जो ये वही डेट्स हैं जो डेट्स हमें यहाँ पर जो दी हुई है? ये वही डेट्स हैं जो हमें प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए चाहिए। प्रीवियस ईयर 19-20 का मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। यस या नो? 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। और आपको ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? 1/6/19 से लेकर 31 मई 20। भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो 31 मार्च 20 तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? कुछ महीने यहां से पिक करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? कुछ महीने में यहां से पिक करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 और मुझे दिया हुआ है 1/6/19 से लेकर 31 मई 20। मेरे को 31 मई तक नहीं जाना, मुझे जाना है 31 मार्च तक। बट 1/6 से लेकर 31 मार्च तक सैलरी कितनी होगी? 15,400। बट उससे पहले सैलरी कितनी होती होगी? आवाज नहीं आई? पक्की बात है? 1 जून से पहले यानी अप्रैल मंथ और मई मंथ सैलरी कितनी होगी? 15,000। हाँ जी। सो प्रीवियस ईयर 2019-20 यानी 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020। मुझे पता है 1/4/19 में यहां से उठा सकता हूं। बताओ यस या नो? देखो 1/4/19 कहां पे है मुझे बताओ? आखिरी वाले में या इससे पहले वाले में? पक्की बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 1/4/19 में ढूंढ सकता हूं। 1/4/19 भी यहीं पे, मई में भी यहीं पे, तो यानी अप्रैल और मई मंथ की सैलरी तो यही हो जाएगी। कितनी? 15,000। तो 1/4/19 से लेकर 31 मई 19 तक सैलरी है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 30,000 रुपये टैक्सेबल होगा। बताओ यस या नो? इसके बाद 1 जून से बच्चों ये देखो 1 जून 19 से लेकर 31 मई 20 तक जा रहा है। बट मुझे तो कहां तक जाना है? 31 मार्च तक। तो 1 जून 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक 15,400 मल्टीप्लाई बाय 10 1,54,000 which will be equal to 1,84,000। ठीक है?